हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु क्लासरूम। तो आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, इसको हम हिंदी में कहते हैं। मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम सभी को जानना चाहिए फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ठीक है। और एग्जाम में इससे कई बार क्या मतलब हमेशा ही इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत ही, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो उन सबको हम कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है, जिसमें कि आर्टिकल जो है वो 12 से लेकर 35 तक यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बात करें अगर मौलिक अधिकार होते क्या हैं, तो ये ऐसे अधिकार हैं जो संविधान ने हर नागरिक को उसकी स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा के लिए दिए हैं। अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 3 है, मतलब कि पार्ट 3 है, उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो वर्ड है हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है। इंग्लैंड के जो किंग है जॉन, उन्होंने 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया था। यह नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र वहां पे था इंग्लैंड में। तो अगर आए क्वेश्चन कि मैग्ना कार्टा हमने वर्ड कहाँ से लिया है, तो वो हमने इंग्लैंड से लिया है, और भाग 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर इसका हम सोर्स देखते हैं कि ये सोर्स कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमने ये यूएसए से लिया हुआ है। यूएस बिल ऑफ राइट जो कि 1791 का था, वहां से हमने इसको बोरो किया है। आगे अगर हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट जो हैं हमारे अभी प्रेजेंट में 6 हैं। पहले कितने थे? अगर हम जब मूल रूप कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उस टाइम ये 7 थे। 7वां जो है यहाँ पे आपको राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट दिखेगा। जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है इसको हटा दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के तहत? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 1978 में आया था। और अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपको 300A जो है उसमें आपको ये देखने के लिए मिलता है। 300A जो है अब ये लीगल राइट हो चुका है। अब ये फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया है। अगर हम बात करें हमारे 6 मौलिक अधिकारों के बारे में, तो पहला देखिए यहाँ पे समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है राइट टू फ्रीडम, जिसमें कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करें तीसरे जो फंडामेंटल राइट का है, वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 और 24 हमें देखने के लिए मिलता है। जो अगर फोर्थ है जो फंडामेंटल राइट है, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसमें कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, मतलब कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, ठीक है। 29 और 30 आर्टिकल जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सबसे लास्ट जो फंडामेंटल राइट है हमारा कौन सा है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक है। इन सबको एक एक करके हम समझेंगे और आराम से समझेंगे और समझते भी चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें कि आर्टिकल हमारे आते हैं आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। अगर हम बात करें आर्टिकल 14 के बारे में, तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के हमें कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलते हैं। एक जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 2 तरह के कॉन्सेप्ट ये देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण। अब देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ ये आपका लिया गया है ये ब्रिटिश से, ठीक है, इंग्लैंड से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, कानून का समान संरक्षण, ये आपका यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, ये आपका इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटिश, ठीक है। एवी डाइसी है एक ब्रिटिश जूरिस्ट, एवी डाइसी ब्रिटिश जूरिस्ट है, इन्होंने ये चीज कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में दिया था।
अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो कानून के सामने सभी लोग समान हैं, कोई भी डिफरेंस उनमें नहीं है, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून का समान संरक्षण के बारे में बात करें तो इसमें ऐसा आता है कि डिफरेंट circumstances, डिफरेंट ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरह से ट्रीट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक नॉर्मल पर्सन है और एक प्रेग्नेंट वुमेन है, दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नॉर्मल पर्सन है, अगर वो नॉर्मल पर्सन और प्रेग्नेंट जो वुमेन है, दोनों को एक ही दिन फांसी की सजा सुनाई गई। जो नॉर्मल पर्सन है उसको उसी दिन फांसी दे दी जाएगी, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको उस टाइम फांसी नहीं दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है कि जब उसका बच्चा पैदा हो जाता है, 5 साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसको फांसी देने का प्रावधान है। और जैसे मान लीजिए, एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छे काम करता है, जैसे मान लीजिए अच्छे से बिहेव करता है, तो उसका जो प्रेसिडेंट है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट भी उसका माफ कर सकता है या फिर उनकी सजा कम की जा सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कोई बहुत ही विशियस है, बहुत डस्ट टाइप का है और बहुत मतलब कि लॉ को नहीं मानता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको सजा पूरी दी जाती है। तो इस केस में भी इसका मतलब यही कहा जा रहा है कि डिफरेंट सर्कम में विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आर्टिकल 15 देखिए क्या कह रहा है। आर्टिकल 14 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 15 के बारे में अगर हम देखें, धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जो 5 ग्राउंड दिए हुए हैं ना, ये जो 5 ग्राउंड दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस ग्राउंड पे बोला गया है कि इस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपको याद रहना चाहिए कि धर्म है, जाति, लिंग, वंश या फिर जन्म के स्थान पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 जो सब आर्टिकल है, मतलब कि इसमें सब आते हैं, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे 15(1) में यहाँ पे क्या कहता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, वो इन ग्राउंड्स के आधार पर बच्चे का एडमिशन नहीं रोक सकता है। धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म के स्थान के आधार पर वो कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव बच्चे के साथ नहीं कर सकता है, उसके आधार पर उसका एडमिशन नहीं रोक सकता है। अगर आर्टिकल 15(3) के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसमें ऐसा कहा गया, जैसे कि अभी हमने देखा कि सभी लोग समान हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे विमेंस के लिए, मतलब महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए, इन दोनों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की बात कही गई है। जैसे कि मतलब कि जो उनको मदद कर सके, ठीक है। इसलिए ये तो यहाँ पे इनके लिए प्रावधान दिया गया है। मतलब होता है ना कि स्पेशल स्कीम निकाला जाता है, चिल्ड्रन के लिए भी निकाला जाता है, वुमेन्स के लिए भी निकाला जाता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इसके आधार पर मतलब इनके बारे में प्रावधान दिया गया है। अगर हम बात करें 15(6) के बारे में, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS, ठीक है, EWS जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आते हैं, उनके लिए यहाँ पे आरक्षण के बारे में बात किया गया है। 10% रिजर्वेशन के यहाँ पे बारे में बात किया गया है, ठीक है। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जो कि 2019 में आया था, EWS का रिजर्वेशन। तो ये याद रखेंगे। तो इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट है। 15(1) में आपका एजुकेशनल कोई भी शैक्षणिक संस्थान इन 5 ग्राउंड के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 15(3) में ये बोला गया है कि विमेन्स और चिल्ड्रन के लिए विशेष करके प्रावधान बनाए जाएंगे, स्पेशल स्कीम्स निकाले जाएंगे। 15(6) में क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सबको इक्वल वो कर रहे हो, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि आप सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटी दे रहे हो,
ठीक है। और यहाँ पे अगर 15(6) के बारे में बात करें तो EWS का 10% रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 16 में क्या कह रहा है कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर, मतलब कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया गया है। इसमें कहा गया है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें ये बात कही गई है कि नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर यहाँ पे सब आर्टिकल के बारे में बात करें, आर्टिकल 16(4) है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे समान अवसर का अधिकार सबको है, पर कमजोर और पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए यहाँ पे आरक्षण देने की बात कही गई है। जो OBC हैं, SC ST हैं, उनके आरक्षण के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है, मंडल कमीशन केस, ठीक है। इस केस को, और यहाँ पे एक ये भी आप देख सकते हो, इंद्र सौहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस है ये। इस केस में ये बात बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे पहले तो उसने कहा था कि जो OBC का जो आरक्षण मिलेगा, इसमें 27% का आरक्षण मिलेगा। ये क्रीमी लेयर फॉलो करेगा, ठीक है। क्रीमी लेयर का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आर्थिक रूप से मजबूत है OBC, या फिर एडवांस जो रिच OBC हैं, उनको इस जो रिजर्वेशन का वो फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक और बात कही गई है कि जितने भी रिजर्वेशन होंगे, SC ST का हो गया या फिर OBC का हो गया, ये कुल मिलाकर 50% ही रिजर्वेशन होंगे, इससे वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मंडल कमीशन केस के तहत ये चीज बताया गया था कि OBC को 27% यहाँ पे मिलेगा रिजर्वेशन। आगे अगर बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में, तो इसमें अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि अबॉलिशन, एक सेकेंड, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब कि छुआछूत का यहाँ पे अंत करने के लिए बताया गया है। आर्टिकल 18 के बारे में बात करें तो यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। अब टाइटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए राजा है, सर है, जैसे उपाधियों का अंत करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है टाइटल्स में, कौन सा उसको अंत नहीं किया जा सकता है, तो मिलिट्री का हो गया आपका, एंड एकेडमिक जो टाइटल्स हैं, मतलब कि सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर सारे जितने भी टाइटल्स हैं उनको अंत कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सर APJ अब्दुल कलाम हम कह देते हैं, तो ये वाला जो टाइटल होगा वो खत्म कर दिया जाएगा, अंत कर दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर जो है वो शैक्षणिक उपाधि के तौर पे मिला हुआ है। वैसे मिलिट्री में मान लीजिए कि कोई कर्नल होते हैं, ठीक है, या फिर मेजर हो गए, इन सब का जो टाइटल है वो खत्म नहीं किया जाता है। आगे अगर बात करते हैं आर्टिकल, अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे जो फंडामेंटल राइट है, और वो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल कितने आते हैं, तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक यहाँ पे हमें आर्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 जो होते हैं वो 6 टाइप्स के जो स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम के बारे में यहाँ पे बात करता है। इसको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए, पहला जो है 19(1)(a), ठीक है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि आपको बोलने का विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। A(1)(b) का अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, ठीक है, मतलब कि आप असेंबली बना सकते हो। यहाँ पे C के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है।
अगर बात करें फोर्थ वन की, तो यहाँ पे आपको देश में घूमने की स्वतंत्रता है, मतलब कि मूवमेंट की स्वतंत्रता है। आप किसी भी देश के किसी भी कोने में आप आ जा सकते हो। 1E के बारे में बात करें तो यहाँ पे कि रेसिडेंस के बारे में, मतलब आप कहीं भी अपना घर वगैरह बना सकते हो। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रोफेशन के बारे में बात किया हुआ है, मतलब कि आप देश के किसी भी कोने में आप प्रोफेशन अपना चला सकते हो, बिजनेस चला सकते हो। ये आपको छह प्रकार के यहाँ पे जो फ्रीडम है 19 आर्टिकल 19 में ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। यहाँ पे आपको मान लीजिए सीक्वेंस दे दिया या फिर आपको ये बोल दिया कि 19(1)(a) में क्या है, 19(1)(e) में क्या है। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि जितने भी ये 6 आर्टिकल्स है यहाँ पे 19(1)(f) नहीं है। 19(1)(f) जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी का एक्ट था, जिसको कि रिमूव कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और अब ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका 300A जो है उसमें आ गया है, और ये लीगल राइट हो गया है। अब ये अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं होके ये लीगल राइट कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 20 जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया हो या जिसे सजा दी जा रही हो, ठीक है, उस व्यक्ति की ये रक्षा करता है। अब देखिए इसमें 3 टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं इन तीनों टर्म से। देखिए नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसमें क्या कहता है मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कल आपने प्लास्टिक जो थैली है वो आपने खरीदा है, और कल के पहले भी आप खरीदते आए हैं, और आज क्या होता है कि आज जो है, आज प्लास्टिक बैन वाला जो आ जाता है, ठीक है, आज प्लास्टिक बैन का आपको जो रूल आ जाता है कि मतलब प्लास्टिक यूज नहीं करना है। इस केस में ऐसा नहीं है कि आज अगर आप कल आपका देखा गया था आपके घर में प्लास्टिक, तो उसके लिए आज सजा दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। तो यही चीज ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यही बात कहता है। ठीक है, समझ आया, मतलब इसमें यही कह रहा है कि मतलब कि आपने जब वो काम किया था उस टाइम वो कोई गलत काम नहीं था। जैसे मान लीजिए कि च्युइंगम खाना कल गलत नहीं है और आज उस पर बैन लगे कि च्युइंगम नहीं खाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कल खाया था तो उसकी सजा आपको आज मिलेगी। तो इसलिए इसमें ये चीज कहा हुआ है। नो डबल जियोपार्डी का क्या मतलब होता है, अगर नो डबल जियोपार्डी का अगर हम देखें, इसमें यह कहा जाता है कि कोई एक अपराध के लिए आपको दो या मतलब दोबारा सजा उस अपराध के लिए नहीं मिलेगा। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि जो अपराधी होता है, मतलब कि जिस पे आरोप लगाया जाता है, उसको स्वयं के विरुद्ध कोई भी विटनेस देने के लिए, मतलब कि कोई भी कन्फेशन देने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो, इसमें ये बात कही गई है। क्लियर है। अब देखिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या कह रहा है, आर्टिकल 21 जो है ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में यहाँ पे बात करता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे ये बात करता है। इसी अधिकार में ये भी कहा गया है कि आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, इसी अधिकार में ये बात कही गई है। जितने भी शुद्ध पानी का है, शुद्ध हवा का है, उन सब का जो जितने भी केस हैं और वो किससे रिलेटेड है, तो वो आर्टिकल 21 से ही रिलेटेड है। इसमें एक सब आर्टिकल है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है ये आपका राइट टू एजुकेशन ये इसमें है। इसमें ऐसा बोला गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने के लिए बात कही गई है। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 2002 में आया था, उसके तहत इसको जोड़ा गया है। इसी के तहत फिर एक आता है RTE एक्ट, ठीक है, RTE एक्ट आता है जो कि आपका 2009 में आता है, और ये 1 अप्रैल 2010 को ये इम्प्लीमेंट होता है।
ठीक है, ये इम्प्लीमेंट होता है। तो इसको ध्यान देंगे। राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए बात कहा जाता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया है। आरटी एक्ट 2009 में ये आरटी एक्ट आया था और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू कर दिया गया था। ठीक, आगे बढ़े। आर्टिकल 22 के बारे में बात करें। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कई बार कंफ्यूजन भी होता है। अगर आर्टिकल 22 के बारे में हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 22 में ये कहता है कि ये किसके लिए है। देखिए, आर्टिकल 20 में उसके लिए है जो कि अपराधी साबित हो चुका है। ठीक है, अक्यूज्ड है। लेकिन आर्टिकल 22 में है यहाँ पे कि जो अपराधी अभी साबित हुआ नहीं है, ठीक है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है लेकिन अपराधी वो अभी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 तरह की स्थितियां हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि पहला, यहाँ पे सामान्य गिरफ्तारी के लिए भी कुछ रूल्स दिया हुआ है और यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि यहाँ पे प्रतिरोधात्मक नजरबंदी के लिए भी दिया गया है। सामान्य गिरफ्तारी में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला, इसमें बताया जाता है कि जो गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी का जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हो उसको बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पहला हो गया। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो इसमें उसके मन जो भी वो अपने पसंद के वकील को रखना चाहे, उसको ये पूरा हक है कि वो अपने पसंद के वकील को अपने केस लड़ने के लिए रख सकता है। तीसरा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हो उसको 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर पुलिस रिया को गिरफ्तार करती है तो उसे बताना होगा कि क्यों वकील से मिलने देना होगा, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, वकील से मिलने देना होगा ताकि वो अपने मनपसंद वकील को रख सके और 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना यहाँ पे होगा। तो ये 3 तरह के इसमें रूल्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसके दूसरे पार्ट के बारे में जो कि प्रतिरोधात्मक नजरबंदी है, इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें यह कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति है उसको भविष्य में कोई भी अपराध करने से पहले रोक देना। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल जैसे मान लीजिए दंगा फैलाने का किसी के लिए शक पैदा हुआ, ठीक है, तो पुलिस उसे कुछ समय तक बिना मुकदमे के अपने पास रोक सकती है, रख सकती है। लेकिन ये वाला जो है ये 3 महीने तक, इसमें बताया गया है कि 3 मंथ तक, ज्यादा से ज्यादा आप 3 मंथ तक रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप ज्यादातर मतलब और ज्यादा समय चाहते हो तो आपको एडवाइजरी जो बोर्ड है, सलाहकार बोर्ड है, उससे आपको परमिशन लेके तब आप उसको अपने डिटेंशन में, मतलब कि आप उसको नजरबंदी में रख सकते हो। बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप 3 महीने तक उसको आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल इसमें 23 और 24 यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल 23 के बारे में बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। मानव तस्करी से ये रिलेटेड है, मतलब कि प्रोहिबिशन, मतलब कि रोकने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल 24 के बारे में बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको मजदूरी आप नहीं करवाओगे, किसी भी फैक्ट्री में आप नहीं भेज सकते हो, और किसी भी डेंजरस जगह पे आप उनसे काम नहीं ले सकते हो। इसमें आर्टिकल 24 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक यहाँ पे दिया हुआ है। आर्टिकल 25 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है, आर्टिकल 25 में यह कहा गया है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश में इसके 3 वर्ड मिलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। ठीक है,
ये इसको अच्छे से लिख देते हैं, एक सेकेंड। प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, ये 3 वर्ड मिलते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है कि आर्टिकल 25 में कौन से 3 वर्ड ऐड किए, मतलब कौन से 3 वर्ड हैं। तो यहाँ पे मानने, पालन करने और प्रचार करने का पूरा अधिकार यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ सीमा भी बताई गई है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि अगर आपके प्रचार से या फिर मानने पालन करने से, उसके प्रैक्टिस से अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो रहा है, या फिर किसी के मोरालिटी के खिलाफ कुछ बात है, या फिर अगर किसी के हेल्थ पे असर पड़ रहा है, तो वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है, पर कुछ सीमाओं के साथ। इसी आर्टिकल में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हिंदू वर्ड है यहाँ पे, इसमें इसके अंतर्गत 3 धर्म के बारे में बात किया गया है, सिख, जैन और बुद्धिस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। तो इसमें जो हिंदू वर्ड है उसके अंतर्गत क्या क्या है, तो सिख है, जैन है और बुद्धिस्ट। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि जो सिख हैं उनको कृपाण जो धारण करने का उनको अधिकार दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान दें। आगे देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थाओं को चलाने की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। आर्टिकल 27 के बारे में बात करें तो किसी धर्म के प्रचार हेतु टैक्स नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि कोई भी जो स्टेट है वो किसी के धर्म के प्रचार के लिए, किसी पर्टिकुलर धर्म को देने के लिए किसी भी प्रकार का जो टैक्स वो इशू नहीं कर सकता है। आर्टिकल 28 के बारे में बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने की बाध्यता नहीं है। कोई भी सरकारी स्कूल है, आप वहाँ पे जबरदस्ती किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हो। ये आपके आर्टिकल 28 में विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 31 ये इसमें आते हैं। आर्टिकल 29 में यहाँ पे बात करें तो ये माइनॉरिटीज ग्रुप से रिलेटेड है। यहाँ पे माइनॉरिटीज जो ग्रुप हैं उनके लिए ये कहा गया है कि जो भाषा है, लिपि है और संस्कृति संरक्षित और बनाए रखने का उनको ये अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि कोई जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप है या फिर किसी धर्म से रिलेटेड है, तो कोई भी माइनॉरिटीज जो कि उनके लिए भी और सबके लिए भी, मतलब कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूँ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एंड कल्चर। तो उनको अपना कल्चर, अपना स्क्रिप्ट और लैंग्वेज संरक्षित बनाए रखने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 30 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 30 बोलता है कि धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, उनको अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का पूरा अधिकार यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अंतिम जो हमारा एक और से बता दो कि जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 ये भी जो है ये आपका रिलेटेड था राइट टू प्रॉपर्टी से, जिसको कि रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, जो लास्ट वाला फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिसमें कि आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आर्टिकल 32 के बारे में हम लोग बात करें तो ये मौलिक अधिकारों को की सुरक्षा और प्रवर्तन, मतलब कि यहाँ पे अगर जैसे पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ पास करता है और तो उसका अगर वो किसी के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उल्लंघन उसका हो रहा है, तो वो अपने आप ही मतलब खत्म करने का जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है। इसमें जो रिट जारी करता है इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मतलब उल्लंघन हो रहा है, तो वो ये इन 5 रिट में से रिट के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट में भी सीधे डायरेक्ट जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। यहाँ पे जो आर्टिकल 32 है इसके तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इन सुप्रीम कोर्ट में कोई पर्सन जाएगा, और आर्टिकल जो 26 है, आर्टिकल जो 226 है उसके तहत वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि किसी प्रकार का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो इस रिट के आधार पर, और इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि वो कोर्ट में जाकर अपना अर्जी लगा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसी जो आर्टिकल है आर्टिकल 32, इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। किसने कहा है? तो BR
अंबेडकर ने, ठीक है, बी आर अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा है। यहाँ पे देखिए 5 तरह के रिट जारी करता है, हैबियस कॉर्पस, मैंटेनेंस प्रोहिबिशन, सर्शियोरी एंड क्यू वारंटो, ठीक है, ये 5 तरह के रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। आगे बात करें अगर आर्टिकल 33 का, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो जैसे कुछ मौलिक अधिकार हैं उनको आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बोला गया है कि मौलिक अधिकार को सीमित या संशोधित कर सकता है, जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित या संशोधित कर सकता है। किस किस केस में, जैसे सशस्त्र बल हो गए, आर्मी हो गया, सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ या फिर बीएसएफ आदि, फिर पुलिस बल है या फिर राज्य की अन्य सेवाएं। इसमें क्यों ऐसा कहा गया है, इसमें इसलिए ऐसा कहा गया, जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है, जैसे कि आपने पढ़ा आर्टिकल 19 में कि वहां पे आपको असेंबली करने का अधिकार, असेंबली बनाने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार आपको सामान्य जो मतलब सामान्य पर्सन है, नॉर्मल लोग हैं, जो हैं जनता है, उनको दिया गया है। अब इस केस में अगर जो सेना है वो एसोसिएशन बनाने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे इनके केस में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको थोड़ा सा संशोधित किया गया है और कर सकती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है ये, इसको गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल आते हैं। एक तो आर्टिकल आपका 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या था, जिसमें कि आपके मतलब रूल ऑफ लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में है कि समान, सब कानून के सामने सभी समान है, वो वाला है। आर्टिकल 19 आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताता है और आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में है, मतलब कि पर्सनल लिबर्टी के बारे में है, जिसमें कि आपके शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, हेल्थ से रिलेटेड सभी तरह के अधिकार आपको दिए जाते हैं। तो ये 3 जो आर्टिकल है वो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे जैसे आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वलिटी में आता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में, और राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 आता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मौलिक अधिकार जो है वो अस्थाई नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों अस्थाई नहीं है, अस्थाई है, ठीक है, ये टेम्पररी है, टेम्पररी है। क्यों ऐसा कहा गया है, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। इमरजेंसी के टाइम, आपातकाल के दौरान जो सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मतलब सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है इमरजेंसी के दौरान वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, एक्सेप्ट कौन कौन से छोड़कर, तो वो आर्टिकल 20 एंड आपका आर्टिकल 21 है। इन दोनों आर्टिकल को छोड़कर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और सबसे पहले जो सस्पेंड किया जाता है वो तुरंत वो आर्टिकल 19 है, उसको सबसे पहले इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं टेम्पररी, क्योंकि इसमें संशोधन भी हो सकता है और इसमें ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास, आज की वीडियो। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास समझ में आई है और अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। क्लास कैसी लगी ये भी हमें कमेंट्स में बताइए, फीडबैक अपना ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक और बात, इस क्लास की जो PDF होती है वो आपको अनु क्लासरूम ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए ध्यान रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।